समाज की निगाह में हमारा जो चेहरा है वो गलत प्रस्तुत कर रही है, हमारा जो सम्मान है उसको गिराने का प्रयास कर रही है। जबकि हमारे विद्यालय, परिषदीय विद्यालय आप जानते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां आने जाने का साधन भी नहीं है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पे पैदल जाना पड़ता है, कई ऐसे विद्यालय हैं कि एकल विद्यालय हैं पहाड़ की तलहटी में जहां नेटवर्क नहीं आता है। विद्यालयों की स्थिति देखेंगे, जैसे आप देखेंगे छिलहा प्राथमिक विद्यालय द्वितीय है शायद, वहाँ विद्यालय की स्थिति ऐसी कोई बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देता है और वहाँ हजारों में छात्रों की उपस्थिति है। ऐसे जनपदों में कई विद्यालयों की स्थिति बन जाए है सामने, लेकिन बहुत उनसे कई गुना ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल किया जाता है। लोगों का कहना रहता है कि शिक्षक वहाँ पर जाते हैं और पढ़ाते नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। नमस्कार। बीते 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया जिसका नाम था डिजिटल हस्ताक्षर। परिषदीय विद्यालयों के लिए सरकार का यह फरमान जारी होते ही शिक्षकों में रोष उत्पन्न हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ओझा और चित्रकूट की धरती से मैं बोल रहा हूं। इस समय मैं मौजूद हूं चित्रकूट जनपद के रामनगर ब्लॉक में। मेरे पीछे जो विद्यालय देख रहे हैं वो एक प्राथमिक विद्यालय है। आसपास के विद्यालयों के कुछ शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं तथा आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं सुलगते सवालों के बीच शिक्षक संघ के अध्यक्ष अखिलेश पांडे जी। अखिलेश पांडे जी, सर्वप्रथम आपका बुंदेल भास्कर में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अखिलेश जी, आज जो भी आपसे बात होगी तीखे सवालों के बीच और सरकार के जो फरमान है या जो उन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर पर अपनी बात रखी है उस पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह है कि जैसे ही सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को लागू किया कि जितने ही परिषदीय विद्यालय हैं उनमें सभी शिक्षक डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे तभी उनकी उपस्थिति मान्य होगी। ऐसे में वही सरकार जो आपको वेतन भी देती है तो रोष क्यों उत्पन्न हुआ शिक्षकों में? दरअसल हमारा रोष डिजिटल उपस्थिति को लेकर नहीं, ये जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा समाज में और सरकार के समझ अध्यापकों की गलत छवि प्रस्तुत की जा रही है। हम ये मांग जो आज हमारी व्यवहारिक मांगे हैं, हमारी न्यायोचित मांगे हैं, इन मांगों को सरकार से पिछले कई वर्षों से मांग रहे हैं। मार्च 16 में भी सरकार ने यही डिजिटल उपस्थिति का आदेश किया था। 4 मार्च को हम लोगों ने बीआरसी में उपस्थित होकर उस ज्ञापन दिया, विरोध किया और 16 मार्च को जिला विशिष्टाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए शासन को ज्ञापन भेजा गया था, जिसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया था। अगर दोबारा चालू करना था तो जो हमारी मार्च में मांगे थी, क्या मांगे थी, समस्याओं को लेकर हमने वहाँ आंदोलन किया था, उनका समाधान अगर सरकार कर देती तो हमारा कोई विरोध नहीं था। हमारा पहला विरोध है कि सरकार हमको समाज की निगाह में हमारा जो चेहरा है वो गलत प्रस्तुत कर रही है, हमारा जो सम्मान है उसको गिराने का प्रयास कर रही है। जबकि हमारे विद्यालय, परिषदीय विद्यालय आप जानते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां आने जाने का साधन भी नहीं है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पे पैदल जाना पड़ता है, कई ऐसे विद्यालय हैं कि एकल विद्यालय हैं पहाड़ की तलहटी में जहां नेटवर्क नहीं आता है। तो ये सारी समस्याएं के बाद भी हमने डिजिटल हाजिरी को अनुमति प्रदान की कि हाँ हम सरकार के आदेश को पालन करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो लीगल समस्याएं हैं, जैसे आप राजकीय कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को आप ईएल की व्यवस्था कर रहे हैं, साल में 31 दिन का बराबर उनको अवकाश दे रहे हैं, आप उनको हाफ सीएल की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर बीच में कोई आवश्यकता पड़ गई तो हाफ सीएल लेकर चले गए। आप परिषदीय अध्यापकों के लिए केवल 14 आकस्मिक अवकाश, 14 आकस्मिक अवकाश में भी साल भर उनसे काम, उनको उसके अलावा कोई अवकाश नहीं। आप कह सकते हैं कि ग्रीष्मावकाश मिल रहा है, शीतकालीन अवकाश, हम कह रहे हैं आप उसको ले लीजिए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश में हम अपने परिवार का काम इकट्ठा, छुट्टी मिल गई 20 दिन की, हम अपने परिवार का कोई काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमको ईएल मिल जाए, बीच बीच में जो पारिवारिक समस्याएं आती हैं, कोई बीमार पड़ गया, कोई शादी हो गई, किसी घर में अगर 13वीं ही बाप खत्म हो गया, लड़का खत्म हो गया, तो मेडिकल लेकर के दाग देता है अध्यापक। अगर शादी है अध्यापक की तो मेडिकल लेकर वो शादी के मंडप में बैठता है। ये विडम्बना है, इसको सरकार नहीं सुन रही है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आपके जो कार्यालय ब्लॉक मुख्यालय पे हैं, जो तहसील मुख्यालय पर हैं, जो जिला मुख्यालय पर हैं, जहाँ पर आने जाने की सारी सुविधा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ आप डिजिटल नहीं लागू कर रहे हैं, वहाँ आप डिजिटल नहीं लागू कर रहे हैं। आप केवल वहाँ लागू कर रहे हैं जहाँ अध्यापक पहुँच नहीं सकता। आपके मानीपुर क्षेत्र में आप देखिए 2-2, 3-3 बैरियल है, अध्यापक आधा घंटा खड़ा रहता है। जब नदी बाढ़ जाती है तो 2-2, 3-3 दिन नदी में अध्यापक कैसे तैर के जाएगा? जब इधर तिरहार में बाढ़ आती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसे अध्यापक जाएगा? जैसे आपने बताया कि सरकार का जो दोहरा मापदंड का रवैया है कि जहाँ पे मुख्यालय है, मुख्यालय के विद्यालयों में ये मैं विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्यालय के जो कार्यालय हैं, जैसे हमारे बेसिक का कार्यालय लीजिए उदाहरण के रूप में, अगर आप अध्यापकों पर लागू करें, पहले अपने आप पर लागू करिए ना।
पहले आप खंड शिक्षा अधिकारी लागू करिए, बीएसए कार्यालय लागू करिए, डाइट में लागू करिए, कहने का मतलब कि अधिकारी भी अपने टाइम पर पंचोला है। पहले वो तो अपने आप को सही करे। हम कोई आदर्श किसी के सामने अगर लागू करना चाहते हैं, पहले हम उसके, जैसे गांधी जी ने कहा था, कोई आई कहे कि ये मेरा लड़का जो है गुड़ बहुत खाता है, नुकसान, गांधी ने 15 दिन बाद बुलाया, 10 दिन बाद बुलाया और फिर कहा बेटा गुड़ खाना बंद कर दो क्योंकि नुकसानदायक है। तो उसने कहा आपने ये यही उस दिन बता देते, तो उन्होंने कहा तब मैं गुड़ खाता था। तो जो गुड़ खाने वाले लोग बैठे हैं कार्यालयों में, जो हमको आदर्श का पाठ देते हैं, पहले अपने ऊपर लागू करें। कहने का मतलब है कि सरकार के जो सरकारी अधिकारी हैं वह कर्मचारियों से पहले स्वयं अपनी व्यवस्थाओं और अपनी आदतों में सुधार लाएं। मेरे साथ एक शिक्षक और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका बच्चा? श्री नारायण पांडे। किस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं? मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलरी, क्षेत्र रामनगर। बेलरी। बिलरी। बेलरी का नाम सुनते ही आपके दिल और दिमाग में एक ऐसा दृश्य सामने आएगा जहां पर बीते कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी कि एक पेशेंट को, यानी कि जो एक महिला थी और उसको ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए लोगों ने चारपाई का सहारा लिया। बेलरी ग्राम की जो स्थिति है, वहां पहुंचने के लिए लोगों को पैदल जाना पड़ता है, बरसात के माह में नहीं, वर्ष के 12 माह, क्योंकि बरसात के महीनों में वहां पर स्थिति और भयावह हो जाती है और बरसात के दिनों में वहां पर एक नदी पड़ती है, उसके कारण लोगों को आने जाने में नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में डिजिटल हस्ताक्षर लागू करने के बाद वहां के शिक्षक कैसे वहां पहुंच पाएंगे? बरसात के दिनों में पहुंचना कितना कठिन हो जाता है वहाँ। बारिश के समय में हम कम से कम 2 किलोमीटर, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी पहन करके नहीं जा सकते हैं, पैंट भी हमको उतारना पड़ता है। इतनी खराब रास्ता है, इतना खराब मार्ग है कि जहाँ पैदल चलना भी दुर्लभ है। और ऐसी स्थिति में भी रोज साग सब्जी रामपुर से ले करके और हम पैदल वहाँ तक जाते हैं। कम से कम हमको 1 घंटे लग जाता है वहाँ तक पैदल चलने में। कितने शिक्षक साथी हैं आपके? मैं सिर्फ अकेला हूँ, 3 कक्षाएं हैं और अकेला हूँ। आज 4 वर्ष से मैं अकेला चल रहा हूँ वहाँ पर। मतलब एक प्राथमिक विद्यालय जहाँ 3 जूनियर विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है और 3 कक्षाएं 6, 7, 8 संचालित होती हैं। 4 वर्ष से मैं अकेला एक शिक्षक इस दर्द को किस तरह से सहन करते हुए मैं झेल रहा हूँ कि चूंकि वहाँ पर नाव की भी जब सुविधाएं की जाती है गांव के द्वारा, लोगों के द्वारा चंदा वसूल करके, तो काफ़ी समय बाद की जाती है। जब तक सीने तक पानी आ जाता है, सीने के ऊपर जाता है, तब नाव की व्यवस्था की जाती है। जब तक सीने तक पानी होता है तो हम लोग अपने पूरे कपड़े उतारते हैं और अंडरवियर और गमछा लगा करके हम लोग किसी तरह से सब्जी से हाथ में ले करके और हम उसको क्रॉस करते हैं। स्थितियों को साफ तौर पर आप देख सकते हैं और उन स्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अकेला शिक्षक 3 कक्षाओं को कैसे संभालता होगा। सरकार को डिजिटल हस्ताक्षर लागू करने के बजाय पहले शिक्षकों की कमी पूरी करना चाहिए कि उन विद्यालयों पे पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चालू हो। हालांकि यदि एक शिक्षक समय से पहुंच भी जा रहा है और डिजिटल हस्ताक्षर की आपकी योजना को मान भी रहा है, तो वहाँ पर इस स्थिति में कैसे 3 कक्षाओं को संभालेगा? सरकार को डिजिटल हस्ताक्षर की जगह सबसे पहले शिक्षकों की कमी को पूरी करना चाहिए। जी क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए? यही पिछले वर्ष एक घटना भी हुई थी हमारे यहाँ। उस पुलिया, छोटी सी पुलिया है, गुंता बांध का नाली पानी चूंकि भर जाता है। एक औरत थी जो छोटा सा बालक लेकर के दवा कराने आ रही थी रहीपुरा, और वो फिसल गई और वो बालक गिर गया और उसका वहीं पर पानी में डूब करके उसकी मृत्यु भी हो गई। ऐसे बेलरी में उस रास्ते से आने जाने में कई घटनाएं हो चुकी हैं। हम तो अपना प्राणों को एक तरह से आशाएं को छोड़ करके हम किस तरह डेली जाते हैं और आते हैं, और ऐसी दुर्गम स्थितियों में और जो गुंताबान के अंदर विद्यालय है वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ आए दिन नेटवर्क की समस्याओं से भी हम लोग जूझते हैं, क्योंकि आसपास कोई नेटवर्क नहीं, कोई टावर नहीं है, इसलिए नेटवर्क भी हमारे यहाँ गायब रहता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा रहता है। विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था का यदि आप अंदाजा लगाएंगे तो देखकर दंग रह जाएंगे। जहां पर मैं मौजूद हूं, सरकार हालांकि बहुत बड़े बड़े वादे करती है। मैं इसी विद्यालय की सफाई व्यवस्था की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय का ठीक सामने, आप इस विद्यालय के ठीक सामने खड़े हैं, विद्यालय का मुख्य गेट है और इस विद्यालय के सामने किस तरह से जो है अन्ना पशुओं का गोबर पड़ा हुआ है। हालांकि इस पर सरकार और जो अन्य कर्मचारी हैं इस विभाग के, ब्लॉक के, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन समय पर पहुंचना बेहद जरूरी हो गया है, भले वहां पर अन्य समस्याएं बरकरार रहें। मेरे साथ एक शिक्षक साथी और हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नू लाल है और मैं कंपोजिट विद्यालय मारकुंडी में पोस्टिंग है,
हाँ, कंपोजिट विद्यालय मारकुंडी तहसील में पड़ता है। मानीपुर ब्लॉक में पड़ता है और मेरा घर मऊ है और मऊ से मारकुंडी करीब 75 किलोमीटर के आसपास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी दूरी बहुत है। और यहाँ से मऊ से सीधे कोई भी बस किसी भी प्रकार की, न सरकारी बस ना ही प्राइवेट बस वहाँ तक उपलब्ध है। मुझे वाहन चलाकर जाना पड़ता है और मुझे न्यूरो की भी समस्याएं हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अधिक बाइक चलाने की वजह से मेरे न्यूरो की समस्याएं हो गई थी और इतनी दूर पर मेरी पोस्टिंग है, कई सालों से है। ना ही विभाग को किसी प्रकार की समायोजन या अन्य किसी प्रकार की जो भी वो नीतियाँ निकालती है सरकार, उसमें तुरंत स्टे लग जाता है। ऐसी नीतियाँ होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग में पड़ी हैं, प्रमोशन पेंडिंग में पड़ा है, हमारी समायोजन नहीं हो पाता है। विद्यालयों में विसंगतियाँ हो जाती है, अध्यापक कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। और बात सिर्फ डिजिटल हस्ताक्षर की ना की जाए, यदि बात करना है आपको तो पहले शिक्षकों को दर्द को सुनिए। शिक्षकों का दर्द किस तरह से आपके सामने दिख रहा है, इसको पहले टटोलने की ज़रूरत है, इसको पहले दूर करने की ज़रूरत है। मेरे साथ एक शिक्षक और मौजूद है। क्या नाम है आपका? शिवभूषण त्रिपाठी। शिवभूषण जी, जैसे बात आती है कि स्कूलों की दूरियां बहुत हैं, किसी शिक्षक को घर से स्कूल की दूरी की दूरी बहुत ज़्यादा होने का समय में देरी हो सकती है। ऐसे में क्या सुधार की गुंजाइश करनी चाहिए सरकार को कि जिससे शिक्षक सरकार के इस नीति का स्वागत करें? सबसे पहले शिक्षकों की समस्या का समाधान करें और जो शिक्षक कम से कम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, उससे संबंधित उनसे समस्या का समाधान करा कर को नज़दीक विद्यालय दिया जाए। कहीं पर आज सरप्लस की बात की जा रही है, हम पूछना चाहते हैं विभाग, बात आती है कि अगर गृह जनपद का ही शिक्षक है तो वह विद्यालय के नज़दीक कमरे भी तो ले सकता है। बिल्कुल कमरे ले कहाँ से ले पाएगा, क्योंकि उस जगह पे जहाँ ऐसे इंटीरियर में विद्यालय हैं कि उसको उस परिवेश में रहने में असुविधा होती है। हमारे यहाँ के जो प्रसिद्धि विद्यालय हैं ये एकदम इंटीरियर में, आप जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बात किया कि बेलरी जैसे विद्यालय, तो और वहाँ पर विद्यालय में हम उपस्थित वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे विद्यालय में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ रोक लगी हुई है कि विद्यालय में हम नहीं रह सकते। और गाँव के परिक्षेत्र में क्योंकि पिछड़ा इलाका होता है, वहाँ रहने की कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालयों में आज सरप्लस की बात की जा रही है। सरप्लस किस हिसाब से करते हैं? अभी कई विद्यालय में हमारे मानक के अनुरूप कोई विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं है, फिर भी कहते हैं कि सरप्लस वाली योजना चालू होगी, लेकिन समायोजन की कहाँ कैसे क्या अध्यापक कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, उस पर कोई चिंता विभाग की ना तो सरकार की कहीं नहीं। विद्यालयों तक पहुँचने के लिए ना तो सड़कें हैं, ना तो वहाँ पर जाने के लिए कोई साधन चलते हैं। हालांकि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन एक बात आती है, शिक्षकों के ऊपर एक आरोप लगता है कि बहुत सारे शिक्षक जाते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। ये सभी पर तो लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं। लेकिन कहीं कहीं आप प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देखेंगे, जैसे आप देखेंगे चूल्हा प्राथमिक विद्यालय द्वितीय है शायद, वहाँ विद्यालय की स्थिति ऐसी कोई बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देता है और वहाँ हजारों में छात्रों की उपस्थिति है। ऐसे जनपदों में कई विद्यालयों की स्थिति बन है सामने, लेकिन बहुत उनसे कई गुना ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल किया जाता है। लोगों का कहना रहता है कि शिक्षक वहाँ पर जाते हैं और पढ़ाते नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, हमारे सभी शिक्षक कर्मठ हैं और पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ समय से रहकर पूरा अध्यापन कार्य करते हैं। इसमें कोई ऐसी कोताही नहीं करते हैं। जब अध्यापक 50 किलोमीटर से जाएगा विद्यालय तो वो पढ़ाएगा, और जहाँ जहाँ अध्यापकों ने मेहनत की है वो आज रंग ला रही है। पहले सोचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस परिवेश से आए हैं और किस तरह के बच्चे आते हैं। हमारी कॉन्वेंट से तुलना कर रहे हैं तो कॉन्वेंट में अगर 3 कक्षाएं हैं तो कम से कम 15 अध्यापक वहाँ होते हैं। यहाँ 8-8 कक्षाएं हैं, 3-3 अध्यापक, एक अध्यापक दे दिया जाता है विषय है, और उसको पूरा करने में भी फिर भी हमारा शिक्षक पूरे कर्मठता के साथ पूरा करता है। और कई इसके नज़ीर बन चुके हैं कि हमारे बेसिक के कई बच्चे हर जगह प्रतिभा करके अपना स्थान बनाए हुए हैं और यहाँ के शिक्षक उस सम्मान को प्राप्त करें। मतलब कॉन्वेंट स्कूलों को यदि टक्कर देना है, जो सरकार की मंशा है, सरकार चाह तो रही है कि कॉन्वेंट स्कूलों की तरह शिक्षा की गुणवत्ता व्यवस्था इन प्राथमिक विद्यालयों में हो, लेकिन उसके लिए शिक्षकों का कहना है कि सबसे पहले शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर किया जाए। अखिलेश जी, देखिए, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना। शिक्षक शाम को सब्जी ढोता है, सुबह दूध ढूंढता है, फल ढूंढता है मिड डे मील के लिए। उसके बाद लेकर आता है, वहाँ बनवाने की भी जिम्मेदारी। कोई अगर दिक्कत हो जाए तो शिक्षक ही सीधे जेल जाएगा, इसलिए उसकी जिम्मेदारी वो पढ़ाने में मन न लगा के सीधे MDM उसका
किचन में उसका ध्यान रहता है कि कहीं मेरे से कोई घटना होगी बच्चों के साथ तो मेरी नौकरी भी जाएगी, मैं जेल भी जाऊंगा। एक बड़ी समस्या है शिक्षा गुणवत्ता को कम करने के लिए। हमारा जो है डिजिटल उपस्थिति कोई विरोध नहीं है। आप MDM हमसे ले लीजिए, किसी निजी संस्था को दे दीजिए, बनवाए NGO बनवाए। आप हमारे से सारे गैर शैक्षणिक कार्य हमसे ले लीजिए। हम आप कहते हैं कि BLO में है, BLO में अध्यापक कोई लगा हुआ है, वो कैसे काम करेगा? भाई उसके भी शरीर है, क्षमता होती है कि कितने घंटे वो काम करेगा। सुबह से आएगा, विद्यालय पढ़ाएगा, उसके बाद दिन भर जो है BLO काम करेगा। अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई नहीं काम करता, एक निश्चित सीमा है हर इंसान के काम करने की। तो जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो भी एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है पठन पाठन में, वो पर्याप्त शिक्षक संख्या न होने के कारण। जैसे आपके सामने एकल विद्यालय के अध्यापक हैं, कई ऐसे यहाँ कपूरी एक विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय, 3 अध्यापक हैं, 1 से 8 तक की कंपोजिट चलता है। 3 अध्यापक बताइए कैसे करेंगे? यही स्थिति रामनगर BRC में स्थित स्कूल की भी है। वहाँ भी एकल है, जहाँ से एक शिक्षा मित्र करीब 6 वर्षों संभाल रहा है अकेले। जनपद में, छोटे जनपद में कम से कम जो है लगभग 1 सैकड़ा विद्यालय एकल होंगे और लगभग 80% विद्यालय में मानक से अध्यापक कम होगा। ये समस्या किसी का अधिकारी को नहीं दिखती है कि इन समस्याओं का समाधान करे। उनको केवल अपना जिद लागू करना है। वो अपने इसको ईगो बना चुके हैं, सम्मान बना चुके हैं, और अध्यापक इसको अपना अस्तित्व बता चुका है कि आप हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे। आप हमारी जो वास्तविक समझ, आप भेदभाव कर रहे हैं, राज कर्मचारियों में अध्यापकों को भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? वहाँ ऑनलाइन नहीं लागू, हमको ऑनलाइन लागू है। कार्यालय सारे जब जितनी देर जाइए कोई मिलेगा नहीं। अध्यापक, हर अध्यापक विद्यालय में मिलेगा आप जब जाइए। कोई अध्यापक ऐसा नहीं जो विद्यालय न जाता हो और समझ न जाता हो, लेकिन फिर भी उसको समाज में गलत ठहराने के लिए, उसके ऊपर आक्षेप लगाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए ये सारी योजनाएं सरकार ला रही है। ये दर्द सिर्फ कामतानाथ की धरती, भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट के शिक्षकों का नहीं है, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का दर्द है कि जो समस्याएं हैं सरकार पहले उन पर ध्यान दे, इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें। कि मेरे साथ बेसिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे भी रहे, वो पूरे जिले के शिक्षकों की कमान संभालते हैं और यहीं पास में स्थित रामपुर में वो नियुक्त है। सरकार से उनकी मांगे हैं कि सरकार सबसे पहले शिक्षकों की कमी को पूरी कराए। सरकार सबसे पहले उन विद्यालयों तक रास्तों का निर्माण कराए जहां पर पहुंचने के लिए शिक्षकों को घंटों लग जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर उन रास्तों पर सफ़र करनी होती है। हालांकि उनका शिक्षकों का कहना है कि डिजिटल हस्ताक्षर से उनका विरोध नहीं है। जो मूलभूत समस्याएं वर्षों से चली आ रही हैं, सबसे पहले उन समस्याओं का खात्मा किया जाए। इसके बाद शिक्षक हर वह योगदान और हर वह बलिदान देने के लिए तैयार है जो सरकार चाह रही है। नमस्कार, मैं प्रकाश ओझा, कैमरामैन साकेत मिश्रा के साथ बुंदेल भास्कर।